तो चलिए आज भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ हुए प्रतिरोध की एक बहुत ही अहम कहानी को समझते हैं। ये कहानी है उन आदिवासी समुदायों की जिन्होंने अपने वजूद को बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के लाखों आदिवासी लोगों के लिए ये कोई कोरी कल्पना नहीं थी, बल्कि यही उनकी रोजमर्रा की हकीकत थी। और इसी के जवाब में शुरू हुआ विद्रोह का एक ऐसा सिलसिला जो करीब 1 सदी तक चलता रहा। इन विद्रोहों की गहराई को समझने के लिए हमें सबसे पहले दुनिया को उनकी नज़रों से देखना होगा। एक ऐसी दुनिया जिसे 2 तरफ से और बड़े ही सोचे समझे तरीके से खत्म किया जा रहा था। तो देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। देखिए, पहला हमला था आर्थिक। एक ऐसा दबाव बनाया गया जिसका एक ही मकसद था, आदिवासियों से उनके धन और संसाधन छीन लेना। अंग्रेजों और उनके जो बिचौलिए थे, उन्होंने आदिवासी समुदायों की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए एक साथ कई चालें चलीं। ये उनके शोषण के 4 बड़े स्तंभ थे। और जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 50%। ये कोई छोटा मोटा टैक्स नहीं था। इसका मतलब था कि फसल का सीधा सीधा आधा हिस्सा अंग्रेज ले जाते थे। सोचिए, चाहे सूखा पड़े या अकाल आ जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसका नतीजा भुखमरी। और ये कहानी सिर्फ टैक्स तक ही सीमित नहीं थी। ये तो एक पूरा जाल था जिसे साहूकार और बिचौलिए चलाते थे। वो अंग्रेजों का 20% टैक्स चुकाने के लिए आदिवासियों से 50% तक का ब्याज वसूलते थे और बाकी पैसा अपनी जेब में रख लेते थे। ये कर्ज का एक ऐसा चक्र था जिससे बाहर निकलना नामुमकिन था। लेकिन बात सिर्फ पैसे और जमीन की नहीं थी। इससे भी कई ज्यादा गहरा हमला हो रहा था, और वो था आदिवासी संस्कृति, उनके धर्म और उनके सामाजिक ताने बाने पर। यहीं पर एक बहुत जरूरी शब्द सामने आता है, दिकू। आदिवासी समुदाय ये शब्द बाहरी लोगों के लिए इस्तेमाल करते थे। इन दिकू लोगों में अंग्रेज, साहूकार, मिशनरी सब शामिल थे। मतलब हर वो इंसान जो उनके जीने के तरीके के लिए खतरा था। ये शब्द उनके विरोध का एक नारा बन गया। अंग्रेजों ने सीधे सीधे आदिवासी पहचान की जड़ पर हमला किया। उनके धर्म पर, उनके त्योहारों और रीति रिवाजों पर, और तो और उनके न्याय के एहसास पर भी। और ये देखिए, इससे उनकी कानूनी बेबसी साफ पता चलती है। आदिवासियों की अपनी न्याय व्यवस्था थी जो उनकी परंपराओं पर आधारित थी और सबके लिए थी, लेकिन उसे हटाकर एक विदेशी कानून थोप दिया गया। एक ऐसी व्यवस्था जहां जज अंग्रेज थे और जहां भारतीयों के खिलाफ खुला पक्षपात होता था। वहां इंसाफ की कोई उम्मीद ही नहीं थी। तो जब अर्थव्यवस्था और संस्कृति दोनों पर चौतरफा हमला होने लगा, तब पूरे भारत के आदिवासी समुदायों को ये एहसास हुआ कि अब लड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। और इसी एहसास ने दर्जनों विद्रोहों को जन्म दिया। वैसे तो कई विद्रोह हुए, लेकिन उनमें से कुछ अपने असर और बड़े पैमाने की वजह से आज भी याद किए जाते हैं। ये आंदोलन बस भीड़ का जमावड़ा नहीं थे। इनका नेतृत्व कुछ ऐसे करिश्माई लोगों ने किया जो आगे चलकर भारतीय इतिहास में अमर हो गए। मुंडा विद्रोह के महान नेता बिरसा मुंडा ने इस पूरे संघर्ष का सार बस इन 2 शब्दों में कह दिया था, अबुआ दिसुम अबुआ राज, यानी हमारा देश हमारा शासन। ये स्वशासन की एक शक्तिशाली पुकार थी। लोग उन्हें सिर्फ एक नेता या सेनापति की तरह नहीं देखते थे। उन्हें धरती आबा कहा जाता था, जिसका मतलब है पृथ्वी का पिता। वो उस जमीन और उसके लोगों के आध्यात्मिक रक्षक थे, जिसकी रक्षा के लिए वो लड़ रहे थे। और हाँ, संथाल विद्रोह की बात करना बहुत जरूरी है। सिद्धू और कान्हू नाम के 2 भाइयों के नेतृत्व में हुआ ये विद्रोह इतना जबरदस्त था कि इसमें 30,000 से ज्यादा संथालों ने हिस्सा लिया। कई लोग तो इसे 1857 के बड़े सिपाही विद्रोह की चिंगारी भी मानते हैं, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। ये सच है कि इन विद्रोहों को अक्सर बड़ी बेरहमी से कुचल दिया गया, लेकिन इनका असर और इनके नेताओं की याद आज भी जिंदा है। तो इन सब से हमें क्या समझना चाहिए? ये सिर्फ इतिहास की कुछ घटनाएं नहीं हैं। ये अपनी सांस्कृतिक पहचान, अपने आत्मनिर्णय के अधिकार और बाहरी शोषण से अपनी जमीन को बचाने के लिए एक ऐसी लड़ाई को दिखाते हैं जो हर जमाने में लड़ी जाती रही है। और अंत में ये इतिहास हमारे लिए एक बहुत ही जरूरी सवाल छोड़ जाता है। आज जब दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, तो हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि विकास और प्रगति के नाम पर अनोखी संस्कृतियों और उनके घरों को मिटा न दिया जाए?